हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो आज हमारे हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह सीरीज आधुनिक इतिहास के भारत से संबंधित हमारे जो वन लाइनर सार संग्रह सीरीज चली है उसका मैं पार्ट 13 लेकर आपके लिए आ गया हूं। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोस को भी इसी तरह देखा होगा। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर उनके क्रिस्प नोट्स बनाकर रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए पीडीएफ्स प्रोवाइड करना जो है शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही रिवीजन में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का विषय है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज के विषय में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए। पहला हमारा प्रश्न आ जाता है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लगाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट हमारे पास आ जाता है रॉलेट एक्ट से संबंधित। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो इसमें जो है मुख्य रोल जो रहा है रॉलेट एक्ट के में, वो एक न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा और ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ये क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को ही बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून माना जाता है। इस एक्ट के अनुसार जो है कोई भी क्रांतिकारी अगर कोई क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाया जाता तो उस पे जो है बिना अपील किए हुए इसे बिना वकील मिले और बिना उसकी दलील सुने उसे जेल में डाल देने का या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो गांधी जी द्वारा इस बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस एक्ट के विरोध में लगान न देकर आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य के बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट का जो कानूनी नाम था वो द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, जो कि 18 मार्च 1919 को इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो उस समय जो है रॉलेट एक्ट का पारित होना उसी समय 1919 ईस्वी में घटा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापिस लौटा दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी विख्यात नाइट की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे वापिस लौटा दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। तो हमने पढ़ा कि रॉलेट एक्ट में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए इस एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु इसी एक्ट के दौरान जो है दो प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया था। और उसी विषय में जो है एक बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों क्रांतिकारी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के
समर्थन में जो है एक भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। परंतु उसमें जो है जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी और ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हमने पढ़ा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के शहर में ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये के शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो हमने पढ़ा था कि सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की थी? तो हमने पढ़ा कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी को गठित किया, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय को उसका नेतृत्व उनके हाथों में दिया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, चितरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब और M.R. जैकर आदि शामिल थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। पहला हमारे पास आ जाता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। तो हमने पढ़ा था कि बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इसका जो है इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उस समय फैल गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के प्रयासों के द्वारा संभव हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट को लाया गया था। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया व दिल्ली राजधानी को जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो 1911 में आई अरुंडेल रिपोर्ट, हमने पिछली वीडियोज़ में भी इसके बारे में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट दी गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल जो है निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान फिर से किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा विधानमंडल की शक्तियों का विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयास किए गए थे। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कर दिया था। तो 1940 ईस्वी के आसपास जो है मुस्लिम लीग अलग से मुस्लिम नेशन पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दी थी इन्होंने। 1942 की क्रिस्प मिशन, उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसमें कि भारतीय कैबिनेट को गठित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे। 1947 ईस्वी में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोथी की संज्ञा दी है। तो गांधी जी जो है हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर थी, उससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने जो है इसे एक सरकारी लिपापोथी कहकर संबोधित किया था, उसकी संज्ञा दी थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब न्यूट्रल तरीके से इतने बड़े नरसंहार को अंग्रेज़ों ने दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये तुर्की के खलीफा का पद जो है इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसी के विरोध में जो है पूरे भारतवर्ष में भी खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। अगला हम पढ़ते हैं, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी।
इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इन्होंने वर्ष 1920 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास, CR दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था। वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। तो हमने पढ़ा था कि इन्हें केसरे हिंद की उपाधि जो है 1899 में इनके ब्रिटिश सेना के लिए दिए गए योगदान के लिए थी, परंतु उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी, जो इन्हें वर्ष 1915 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? तो ये असहयोग आंदोलन ही इनके द्वारा चलाया गया पहला मास मूवमेंट था, जिसमें कि बहुत सारे जन प्रतिनिधित्व इन्होंने बहुत सारी लोगों का जन प्रतिनिधित्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई थी, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण बिना नॉन वायलेंस के द्वारा ही, वायलेंस को बिना यूज़ किए ही इस आंदोलन को किया जाए, परंतु जो कुछ लोगों की भीड़ ने जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन को, और बहुत सारे पुलिसकर्मी उसमें पुलिस स्टेशन में जला दिए गए थे उनके द्वारा, तो इसी कारण गांधी जी ने आहत होकर जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी की घटना के समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो उस समय गांधी जी बारदौली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक पॉइंट हमारे पास फिर से आ जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने भी अपनी वकालत जो है उस समय छोड़ दी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। तो स्वराज पार्टी का गठन किस तरह हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखा था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो ये CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक पॉइंट, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मार्च 1923 इसमें की गई थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके जो है महासचिव थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, या फिर पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये चित्तरंजन दास रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये चित्तरंजन दास उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से स्वराज पार्टी के गठन के लिए त्यागपत्र दे दिया था। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो सभी लोग जो है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है गांधी जी से आहत थे कि इतना जल्दी वे क्यों इस असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो उससे नाराज होकर जो है इन्होंने अपनी एक स्वराज प्राप्ति के लिए अपनी एक पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं,
नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे जाना जाता है, इसे जो है गांधी-दास पैक्ट के नाम से, गांधी-दास समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इनका नाम हो जाता है विठल भाई पटेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिसंबर 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। अब 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ था, इसी वर्ष जो है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य 1929 ईस्वी में इसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने तिरंगा झंडा कौन सी नदी के किनारे फहराया था, तो ये रावी नदी के तट पर उन्होंने फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया, तो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, जो कि इनकी पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर उनका एक प्रदर्शन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल की गई, जिसमें कि सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया और उनके प्रति जो है अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग की भाव को प्रदर्शित किया गया था। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।